देखो बच्चा लोग, आज जो मैं तुमको कुछ बतलाने जा रहा हूँ ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो नीट 2023 में पूछे जाने की संभावना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो तुम्हारा फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा नीट 2023 में, जो कि मई में होने वाला है, उसमें क्वेश्चंस या तो सिमिलर रहेंगे, केवल डाटा चेंज रहेगा, या बहुत हद तक इसी के जैसे होंगे। इसलिए चूकना नहीं है, इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लेना है, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत से 1 साल 2 साल तैयारी करी है और यदि वही काम 1 घंटे सवा घंटे में हो रहा है इन क्वेश्चंस को समझ करके, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो आओ हम लोग कोई ज़्यादा समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आज का जो क्वेश्चंस रखे हैं हम कुछ साउंड से रखे हैं, कुछ हीट वगैरह से रखे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड आर इतना एंड इतना, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, किसका? ओपन ऑर्गन पाइप का। तो ओपन ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको बोलते हैं V/4L, बोलते हैं ना। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/4L। तो यहाँ पे क्या है कि V/4L, जिसको कि हम लोग न्यू नॉट भी बोलते हैं, यही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और यही हम लोगों को फाइंड करना है। गिवन क्या है? कहता है कि टू नियरेस्ट हार्मोनिक। नियरेस्ट हार्मोनिक का मतलब होता है कि कंजिक्यूटिव। तो जैसे ओपन ऑर्गन पाइप में तो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, जैसे कि 1 हुआ, 1 न्यू नॉट, 3 न्यू नॉट, 5 न्यू नॉट, ऐसे होता है ना। इवन तो होते नहीं हैं क्लोज एंड वाले ऑर्गन पाइप में। तो यदि हम वो कंजिक्यूटिव हार्मोनिक को लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक मेरा हार्मोनिक यदि 2m-1 न्यू नॉट है, तो कंजिक्यूटिव का मतलब है कि 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 2 ऐड होता है। इसमें 2 यदि हम ऐड कर दें इस हार्मोनिक में तो ये हो जाएगा 2m+1 इंटू न्यू नॉट। तो यही 2 कंजिक्यूटिव हार्मोनिक हुआ, जिसका वैल्यू गिवन है हम लोगों को 220 और 260। तो इसको 260 लिख दो और इसको 220 लिख दो। हम लोग को निकालना है बेटा न्यू नॉट। अब देखो इस इक्वेशन में 2 अननोन है, m और न्यू नॉट नहीं जानते हैं, तो 2 इक्वेशन भी मेरे पास है। क्यों नहीं इसको हम डिवाइड कर लें। यदि डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m-1 दिस होल डिवाइडेड बाई 2m+1, दिस इज इक्वल टू 11/13। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 11/13। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये कुछ आता है इस तरह से 26m-13, दिस इज इक्वल टू 22m+11। इसको यदि हम एक तरफ ले आवें तो ये हो जाएगा 4m, दिस इज इक्वल टू 24। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब m की वैल्यू 6 आ गया तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11। जैसे यहाँ पे हम पुट कर दें m की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 12-1, यानी कि 11th हार्मोनिक है ये। इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू पुट करने पे ये हो गया 11 न्यू नॉट इज इक्वल टू 220। सो न्यू नॉट इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। तो यही हम लोग का बेटा ऑर्गन पाइप का, क्लोज ऑर्गन पाइप का इस क्वेश्चन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। बात समझ में आई ना कि ऑड हार्मोनिक्स गिवन है और कंजिक्यूटिव गिवन है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन पाइप क्लोज है एक एंड पे, तो वहाँ ऑड ही होता है। तो 2 ऑड हमने इस तरह से लिया कंजिक्यूटिव करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के सामने कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 cm इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। देखो इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसका है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जिसका लेंथ कितना है 20 cm। वेरी गुड। और इक्वल टू कितना है? सेकंड ओवरटोन। हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओवरटोन्स होते हैं हार्मोनिक से एक कम होता है, हार्मोनिक से एक कम होता है ओपन ऑर्गन पाइप में, जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं। जैसे मान लो तुम बोल रहे हो कि 4th ओवरटोन, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो 5th हार्मोनिक है। अगर तुम बोलते हो 10th ओवरटोन, मतलब वो 11th हार्मोनिक है।
लेकिन ध्यान रहे ये बात तब लागू होता है जब ऑर्गन पाइप का दोनों एंड ओपन हो। तो यहां पे ऑर्गन पाइप का दोनों एंड क्या है, ओपन है। तो कहता है कि द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज, ठीक है, अच्छी बात है। देखो ध्यान से यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम ऑर्गन पाइप का लिखेंगे जिसका दोनों एंड क्लोज है तो वो लिखते हैं V/4L, ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसकी भाई, तो जिसका दोनों एंड जिसका एक एंड क्लोज्ड है। और एक किसके इज इक्वल टू हो रहा है, सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक हो गया, ध्यान रखना थर्ड हार्मोनिक। और थर्ड हार्मोनिक किस में है, ओपन एंड वाले में। तो ओपन एंड का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V/2L। इसमें हम L1 कर देते हैं लेंथ को और इसमें L2 कर देते हैं, ये दोनों इक्वल है। ध्यान रहे कि ये हमारा क्लोज एंड वाले ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल है और ये ओपन एंड वाले का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। V दोनों में सेम ले रहे हैं क्योंकि दोनों में एयर ही है और क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है टेम्परेचर वगैरह का, तो सेम ही स्पीड ले रहे हैं। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 6L1 होगा ना, दिस इज इक्वल टू L2। अब L2 जो हमारा है ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ है, क्लोज्ड वाले का लेंथ दिया हुआ था 20 cm, तो आंसर हो जाएगा 120 cm, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा ये C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे। हमने अभी इस क्वेश्चन साउंड से उठाया है क्योंकि बच्चे प्रायः साउंड को इग्नोर करते हैं और 2 क्वेश्चन आता है वहाँ से, तो हमें विश्वास है कि ये टैली कर जाएगा, बशर्ते कि तुम इन क्वेश्चंस को ध्यान से सीखो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सीखो कि कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, यूं ही नहीं बोल रहा क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज है ये भी बताते चल रहे हैं, तो एक तरह से तुम्हारा थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है कि सोर्स ऑफ साउंड S एमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, कोई सोर्स है जो कि एक फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है 100 हर्ट्ज का, और एक ऑब्जर्वर है जो सम डिस्टेंस पे है और सोर्स मूव कर रहा है 19.4 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर। जैसे इस फिगर में क्या है कि एंगल हमारा 60 डिग्री है, सोर्स हमारा इस तरफ मूव कर रहा है, सोर्स और ऑब्जर्वर को जो मिलाने वाली लाइन है वो कह रहा है ना सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, मतलब इस लाइन से 60 डिग्री पे सोर्स हमारा इधर जा रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 19.4 मीटर पर सेकेंड की है। कहता है कि द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के द्वारा कितनी फ्रीक्वेंसी नोट किया जाएगा। तो बताया गया है ना डॉपलर इफेक्ट कि सोर्स या ऑब्जर्वर या दोनों अगर मोशन करे तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है वह नहीं करता है जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा होता है। निकलने वाली फ्रीक्वेंसी जो एमिट होने वाली है ये है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को वो नहीं सुनेगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर और सोर्स मोशन में आ रहे हैं। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है लेकिन सोर्स मोशन में है। तो देखो डॉपलर इफेक्ट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डॉपलर इफेक्ट कहता है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, अपरेंट का मतलब जो हम लोग रिसीव करते हैं सोर्स या ऑब्जर्वर के मोशन होने के चलते, वह फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v प्लस माइनस वी नॉट दिस होल डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। ये न्यू नॉट वही फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो एमिट होता है। तो न्यू नॉट तो मुझे पता है, ऑब्जर्वर तो यहाँ रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी तो 0 कर देंगे, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा v बाई, अब देखो यहाँ पे सोर्स का हम वेलोसिटी कैसे लेते हैं। ये जो v नॉट और vs होता है हमेशा याद रखना है कि सोर्स और ऑब्जर्वर को जो ये मिलाने वाली लाइन होता है इसी लाइन पे वेलोसिटी लाई करनी चाहिए vs और v नॉट। तो यदि हम बेटा इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे इस तरफ तो ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारा 19.4 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ। तो ये हुआ हमारा सोर्स की वेलोसिटी और ये कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है। तो ओर जाने का मतलब ऐसे याद रखना है कि ज्यादा सुनाई पड़ेगा। ज्यादा सुनने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में कम रखेंगे, कम मतलब माइनस, ऐसे ही ना साइन पकड़ते हैं कि देखो कि ज्यादा सुना कि कम सुना। अगर डिनोमिनेटर में है सोर्स जैसे
ज़्यादा सुना तो नीचे माइनस साइन रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। तो v कितना है 330 मीटर पर सेकेंड, तो 330 दिस होल डिवाइडेड बाई 330 माइनस सोर्स की जो वेलोसिटी है ये है 9 पॉइंट, इसको डिवाइड करोगे 0.7 इंटू न्यू नोट की वैल्यू है 100, यही होगा ना। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 330 दिस होल डिवाइडेड बाय, ये 9 गया तो 321 हो जाता, और 321 में से ये हो चला गया, यानी कि 320.3 आएगा शायद ये इंटू 100, यही आएगा ना। तो ये इसको हम लोग अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 103 हर्ट्ज, मतलब इसके कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 103 हर्ट्ज, इतना सुनाई पड़ेगा उसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लिख दिया और वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया। हमेशा कंसीडर करना है, कभी कभी हवा वगैरह चलती है, विंड वगैरह, तो विंड की वेलोसिटी हम लोग साउंड में कंसीडर करते हैं, ऑब्जर्वर या सोर्स में नहीं, ये ध्यान रखना। तो इसी भी में प्लस या माइनस होगा, अगर विंड साउंड के डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, उल्टा है तो माइनस करके बनाना है सवाल। तो एक ही साथ कई क्वेश्चन बता दिया मैंने तुझे, क्लियर। देखो बेटा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर पूछता है नीट में, है ना। क्वेश्चन ये कहता है कि ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू इतना a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के लिए, किस वेवलेंथ के लिए हमारा जो वेव वेलोसिटी है वो पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगा। अब देखो, ये जो इक्वेशन होता है एसएचएम का होता है ना, सबको पता है कि तो एसएचएम का इक्वेशन होता है वेव में, और एसएचएम में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा, जहां ए एम्पलीट्यूड है, तो यहां भी ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई ए ओमेगा, ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ये किसके इक्वल है, वेव वेलोसिटी के। तो हम लोग इसको वेव वेलोसिटी लिख देते हैं v वेव, और वेव की वेलोसिटी क्या होती है, न्यू लैम्डा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं न्यू लैम्डा, या ऐसे भी लिखते हैं हम लोग वेव वेलोसिटी को। देखो एक चीज ये भी याद रखना कि k इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी लिखते हैं। तो डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं हम लोग कि वेव वेलोसिटी जो होगा ओमेगा बाई के इक्वल होगा, और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ये 2 पाई बाई लैम्डा होती है। तो यदि हम यही यूज करें कि ये ओमेगा अपॉन k है, तो उससे फायदा ये होगा कि ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और a इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, दिस होल डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो लैम्डा की बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई a, ये आ जाएगी ना वैल्यू। तो 2 पाई ए ऑप्शन तो है ना। वेव वेलोसिटी हमेशा याद रखना है कि ओमेगा बाई वी होता है, उसी को न्यू लैम्डा भी बोलते हैं, उसी को न्यू लैम्डा भी बोलते हैं, सॉरी के होता है ओमेगा बाई वी, जहां वी वेव वेलोसिटी है। इसी को लिख दो 2 पाई न्यू, और इसको 2 पाई बाई लैम्डा, तो न्यू लैम्डा आ जाएगा, वेव वेलोसिटी आ जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है साउंड से पढ़ा है, इतना ही क्वेश्चन से टैली करने की संभावना है। मैंने डॉपलर इफेक्ट भी समझा दिया तुमको, वेव का इक्वेशन से भी क्वेश्चन उठा लिया, ऑर्गन पाइप से भी उठा लिया, तो वहीं से क्वेश्चंस नीट में आने की संभावना होती है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीट से उठा रहे हैं। ये क्वेश्चन हीट से है, इसमें कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगो ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग ए पाथ ए बी एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें कहता है कि ए से बी पर गया है एक एक्सपेरिमेंट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज, इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा। देखो गैस कैसा है बेटा, डायटोमिक, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 5/2, सॉरी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, CV की वैल्यू होती है 5/2R। अब देखो ऐसा है
कि इसको हम कैसे लेंगे क्वेश्चंस को। पूछा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज का क्या फॉर्मूला होता है? इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होता है वो होता है NCV डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1। मुझे ये फॉर्मूला याद है, तुम तो प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे याद रहते हैं तुझे। डायटोमिक गैस है तो इसको हम लिख सकते हैं N इंटू 5R/2। ये डायटोमिक गैस का CV का वैल्यू होता है T2 माइनस T1। इसमें यदि nRT को हम बाहर ले लें तो ये हो जाता है 5/2 nRT2 माइनस nRT1। इसी को हम लिखें तो हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1, चूंकि PV बराबर nRT होता है। तो क्यों ना तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो। यदि डायटोमिक है तो यहां 5/2 लिखा करो, ट्राई एटॉमिक है तो यहां 3 लिखा करो, और यदि मोनोएटॉमिक है तो यहां 3/2 लिखा करो। तो यही फॉर्मूला याद रखो। अब इसी पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 5/2 P2V2, फाइनल प्रोडक्ट यहां कितना है P2V2 का, देखो यहां वॉल्यूम कितना है 6 और प्रेशर कितना है 2, तो हो जाएगा 12 K पास्कल, मतलब किलो पास्कल में है। ठीक है, तो 6 इंटू 2 12 माइनस ये हो जाएगा P1V1 का प्रोडक्ट क्या है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा -40/2, सो इट इज -20 जूल। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे -20 क्या लिखेंगे, किलो जूल की जूल, तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे किलो पास्कल लिखा था, तो किलो के चलते यहाँ 10⁻³ भी आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन में 10⁻³ रहेगा, यानी कि -20 किलो जूल आंसर बोलेंगे। ठीक है ना, 10⁻³ को किलो बोलेंगे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा जो अगला क्वेश्चन हीट से आ रहा है उसमें यह है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCDA, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज। तो ध्यान ये रखना है इस प्रोसेस में कि जब भी किसी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हो निकालना पीवी डायग्राम पे, तो उसका एरिया वर्क डन देता है। तो क्यों ना इस साइक्लिक प्रोसेस को हम दो पार्ट में तोड़ दें, दो साइक्लिक प्रोसेस बना देते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस ये हो जाएगा BCO, ये वाला जो हम पेंट कर रहे हैं VCO, और दूसरा साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा AODA। अब बेटा क्या देख रहे हैं कि जो AODA वाला प्रोसेस है उसमें वर्क डन क्या होगा AODA। ये क्लॉकवाइज डायग्राम है, एरो के डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्लॉकवाइज है, तो इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होगा ना, इस ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हो जाएगा प्लस में हाफ बेस कितना है V0 और हाइट कितना है P0, तो ये वर्क डन होगा। और दूसरा जो साइकिल हमारा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में पीवी डायग्राम रहे तो वर्क डन निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा WBCOB। इसमें वर्क डन निकालोगे तो माइनस के साथ लिखोगे हाफ बेस कितना है V0 और हाइट कितना है, ये 3P0 और 2P0, तो ये P0 हो जाएगा ना, तो इंटू P0, हाफ बेस इंटू हाइट। अब टोटल वर्क डन पूछा है, तो टोटल वर्क डन के लिए इसको जोड़ दो, जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जो है आंसर में क्या देंगे कि वो 0 आंसर होगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को दो पार्ट में तोड़ दिया है। क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन है कि रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए सिलिंड्रिकल रॉड इज H1, टेम्परेचर ऑफ द एंड्स ऑफ द रॉड आर T1 and T2 इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ द रॉड become double and temperature difference remains the same and rate of heat of flow becomes H2, then देखो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट से क्वेश्चन है, हीट फ्लो कराने की बात कर रहा है। कहता है कि हमारे पास एक सिलेंडर था पहले, सपोज करो यही सिलेंडर है इनिशियली, और इसके दोनों एंड के बीच का जो टेम्परेचर है वो T1 और T2 है, करेक्ट।
तो हमको जो हीट का वैल्यू है H1 जो कि टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस इसका लिखेंगे L/KA, यही ना होता है, यानी कि KA डेल्टा T/L, ये हो गया H1 का वैल्यू। आगे कहता है कि इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ द रॉड बिकम्स डबल, ऑल डायमेंशंस डबल करने का मतलब ये हुआ कि अब जो हमारा होगा वही रॉड है तो K तो वही रहा। ऑल डायमेंशंस डबल करने का क्या मतलब है कि इसमें हमारा जो रेडियस है पहले के रेडियस का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डायमेंशन का मतलब यही ना है सिलेंडर का कि रेडियस और लेंथ, तो 2 टाइम्स करेंगे तो पहले एरिया πr² था, अब 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो 4πr² हो जाएगा, मतलब एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a, टेम्परेचर डिफरेंस वही रहेगा और लेंथ 2 टाइम्स हो गया है। ऐसी सूरत में ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और KA डेल्टा T/L तो H1 है, यानी कि H2 इज इक्वल टू 2H1, आंसर हो जाएगा H2 इज इक्वल टू 2H1, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि सारे डायमेंशंस डबल हुए हैं, यानी कि लेंथ डबल हुआ, रेडियस डबल हुआ, इस तरह से डायमेंशन का मतलब यही है। देखो ये जो क्वेश्चन हमने उठाया है, कहता है कि द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सोर्स एट टेम्परेचर 2000 केल्विन इज लैम्डा। मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहा है, किस लॉ में होता है ये, विन्स लॉ में होता है ना, ये विन्स लॉ में होता है, जहां पे तुम लिखते हो लैम्डा इंटू टी बराबर कांस्टेंट, तो ये क्वेश्चन विन्स लॉ पे है। जैसे ही मैक्सिमम इंटेंसिटी बोला और लैम्डा की बात किया, मतलब विन्स लॉ है। कहता है कि देन व्हाट इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट टेम्परेचर 3000 केल्विन। तो सिंपल सी बात तो है, देखो सिंपल सी बात यह है कि क्वेश्चन विन्स लॉ का है, हम लोग लिखते हैं लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये लैम्डा क्या है, वह वेवलेंथ जिस पे हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, और टेम्परेचर उस समय बॉडी का क्या है, तो कहता है कि वो लैम्डा है, यानी कि लैम्डा इंटू T1, पहला टेम्परेचर T1 मान लिया, बाद में लैम्डा 2 मान लिया इंटू T2, यही T2 हमारा पूछा है। तो T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू T1/T2। T1 कितना है 2000 डिवाइडेड बाई T2 कितना है 3000, कैंसिल आउट हो गया, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस लैम्डा अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द आंसर, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, जितना शुरू में वॉल्यूम है उसके हाफ तक आइसोथर्मली, then the same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced half। कहता है कि एक ही गैस को एक बार आइसोथर्मली कंप्रेस किया है और एक बार एडियाबेटिकली, तो वैसे केस में कहता है कि वर्क की बात करता है। देखो पीवी डायग्राम पे समझते हैं, चूंकि वर्क पूछा है। एक बात ध्यान ये देना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, जबकि एडियाबेटिक में P प्रोपोर्शनल टू 1/V टू द पावर गामा होता है। P प्रोपोर्शनल टू 1/V और इसमें P प्रोपोर्शनल टू 1/V टू द पावर गामा। तो यदि हम V घटाएंगे, कंप्रेशन की बात है, तो यहां डिनोमिनेटर ज्यादा घटेगा तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। प्रेशर ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि यदि इसको हम डायग्राम पे देखेंगे, पीवी डायग्राम पे, तो देखो 2 डायग्राम अगर हम ऐसे लेते हैं इस तरह से, कंप्रेशन का इस प्रकार से, इधर हमने वॉल्यूम लिया और इधर हमने प्रेशर लिया, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे देखो इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इधर एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो वॉल्यूम घट रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाले ग्राफ में वॉल्यूम घटाने से प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, और अभी क्या समझाए थे कि एडियाबेटिक में ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि ऊपर का डायग्राम हमारा जो है वो एडियाबेटिक है और नीचे का डायग्राम हमारा आइसोथर्मल है, राइट। अब क्या है बेटा कि यदि इस गैस को हम यहां से यहां लाते हैं V/2 वॉल्यूम तक, मान लो यहां पे मान लो V/2 वॉल्यूम है, यहां कुछ V है, तो इसका एरिया ही ना वर्क देगा, तो ऊपर वाले ग्राफ के नीचे ज्यादा एरिया है,
और उसको वर्क देना है, लेकिन कंप्रेशन का केस है, निगेटिव में लगाएंगे ना साइन में, कंप्रेशन में निगेटिव वर्क होता है गैस का, तो ज्यादा में नेगेटिव लगा देंगे तो कम हो जाएगा, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क कम हो जाएगा। W जो हमारा एडियाबेटिक होगा वो लेस होगा W आइसोथर्मल से, क्योंकि आइसोथर्मल का ग्राफ नीचे वाला है, जिसके अंदर एरिया तो कम है लेकिन माइनस लगा कम में तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन चुन लो कि कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली विल रिक्वायर द सेम वर्क, नहीं होगा ये। कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, गलत है। विच ऑफ द केस वेदर कंप्रेशन थ्रू आइसोथर्मल और थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस रिक्वायर्स मोर वर्क विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिसिटी, नहीं। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, ये आंसर है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ज्यादा वर्क डन हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें क्या है, फिर एक क्वेश्चन हीट से ले रहे हैं। देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि मैंने सर्टेन टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है ये सोच करके कि ये क्वेश्चन टैली करेगा, और इसका हम लोग थंबनेल रखे हैं लड़ेगा पक्का। तो लड़ेगा पक्का मतलब वो लड़ेगा, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, अगर इग्नोर किए तो आपको नुकसान है, इसलिए आप इसको देखें जरूर। इसलिए मैं कोई गप नहीं कर रहा, मैं कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। जनरली यूट्यूब पे ऐसा होता है, मैं पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ चूँकि एग्जामिनेशंस बहुत करीब हैं। तो कहता है कि 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन इतना, द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। देखो बेटा, ध्यान होगा तुमको कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक होता है जिसका इक्वेशन होता है PV टू द पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV टू द पावर x बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। और इस प्रोसेस का जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है CV प्लस R बाई 1 माइनस x, यही याद रखना है। यहाँ पे गैस हमारा मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक का CV का वैल्यू होता है 3R बाई 2, ये होता है 3R बाई 2 प्लस R बाई 1 माइनस x। x ये पावर होता है V का, जो कि इस इक्वेशन में 3 है, तो ये 1 माइनस 3 हो जाएगा। सो इट इज 3R बाई 2 एंड दिस इज माइनस R बाई 2 एंड इट विल बी इक्वल टू R। तो ऐसा ऑप्शन कोई है? यस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट याद कर लेना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है। अब हमने जो क्वेश्चंस लिया है वो मॉडर्न फिजिक्स से लिया है, जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं, देखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में कौन सी बातें आ रही हैं। मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो कहता है कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी E फॉल्स नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इज। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसपे कि एक E एनर्जी का रेडिएशन फॉल हो रहा है, तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको पता है कि यदि हमारा सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो यदि ये P मोमेंटम से आएगा तो जाएगा भी P मोमेंटम से ही। बात समझ में आई? P मोमेंटम से ही जाएगा। तो यदि हम चेंज निकालेंगे कि जो पार्टिकल टकराया उसका चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, हम ऊपर यदि प्लस ले लेते हैं क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है, तो फाइनल माइनस माइनस इनिशियल करेंगे तो 2p होगा। तो 2p का चेंज हो रहा है, वो जो पार्टिकल टकरा रहा है जो कि यहाँ फोटोन है उसका, तो सेम मोमेंटम ट्रांसफर होगा आपको इसके सरफेस को। तो टोटल मोमेंटम इसको हो जाएगा सरफेस को ट्रांसफर 2p, और P जो होता है हमारा E बाई C के बराबर होता है, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम पढ़े हो ना, H बाई लेमडा होता है। तो इसको लिख दो, E को H न्यू, तो C बटा न्यू इज इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, H बाई लेमडा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस E अपॉन C। दिस विल बी द आंसर, कि सरफेस को जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो 2E बाई C होगा। ये हमारा आंसर है, 2E बाई C। ठीक है। देखो बच्चा लोग, जो एक क्वेश्चन हमने लिया है मॉडर्न फिजिक्स से, वो लिया है कि 200 वाट सोडियम स्ट्रीट लैंप एमिट्स येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 मीटर। इस वेवलेंथ का लाइट एमिट कर रहा है सोडियम लैंप, जिसकी एफिशिएंसी है 25% की,
25% इफिशियंसी बल्ब का मतलब हुआ कि जितना उसका पावर है उतना वो नहीं दे रहा है, इसका 25 ही % देगा, ये हमको ध्यान रखना है। 25% मात्र देगा, तो एक्चुअल पावर हमारा वही हुआ, क्योंकि लाइट में वही जा रहा है, तो इसका 25% निकाल लेंगे। अब कहता है कि नंबर ऑफ फोटोन कितना निकलेगा। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा हम रिड्यूस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन जो होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो होते हैं बेटा पावर बटा एनर्जी ऑफ फोटोन, पावर बटा एनर्जी ऑफ फोटोन। अब पावर ये मत ले लेना, अगर 100% इफिशियंसी होती तो ये लेते, यहाँ पे इफिशियंसी है तो हमारा एक्चुअल पावर माना जाएगा, एक्चुअल पावर जो है ये हो जाएगा 200 का 25 दिस होल डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैंसिल आउट होकर के ये आ जाएगा 50 वाट। अब एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो ये होता है 12400 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, और ये एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा 12400 बाई लैम्डा की वैल्यू 0.6 माइक्रोमीटर है, तो 10⁻⁻⁶, और यहाँ एसआई में काम किए हैं तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 124/6 और ये 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ये हमारा हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, इतना जूल। तो नंबर ऑफ फोटोन के लिए इसको डिवाइड कर देना है। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा n इज इक्वल टू दिस इज 50, पावर यही हुआ, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय दिस मच, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 124 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10, इसको ऊपर ले जाओगे +10 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेना, हमारा कैलकुलेशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, तो इसका कैलकुलेशन कर लेना, ऑप्शन तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो हमने उठाया है जिसको टैली करने की संभावना है वो है बोर मॉडल से, कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट, is -13.6 electron volt. The kinetic energy of an electron in the first excited state is, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जितना एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है उससे एक बढ़ा दो, ऑर्बिट नंबर वो हो जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ कि सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट जो हमारा है उसमें पूछा है, क्या पूछा है, ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है, इसमें हमारा पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। बेटा हमेशा याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो हमारा होता है उसी के मॉडुलस के बराबर होता है, टोटल एनर्जी के मॉडुलस के बराबर, ठीक है ना। ध्यान रखो कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी यहां इतनी दे रहा है और एटम की बात कर रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -3.4 और काइनेटिक एनर्जी यहां पूछा है तो इसी का मॉडुलस हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का मॉडुलस होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहां पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये होता है। लेकिन ध्यान रहे अगर यहाँ पे 13.6 नहीं लिखता, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है, तो यहाँ -3.4 नहीं होता। एक्चुअली एनर्जी का फॉर्मूला होता है -z² E0 बटा n², ये होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये तो 1 हो गया और E0 का वैल्यू ये होता है 13.6। अब यदि E0 बदल दे तो उसी के अकॉर्डिंग सब में एनर्जी बदल जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे तो एंड हो जाएगा कितना 2, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी क्या है कि 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, E0 कुछ और दे देगा तो कुछ और आ जाएगा। तो बच्चा एक मिस्टेक करता है कि हर हाल में हम -3.4 लिखता है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 ना दे तो इस फॉर्मूला में ये समझना है कि वो E0 का वैल्यू जो दे रहा है वो पुट कर देना है और ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करना है। जेड तो यहाँ 1 है चूंकि हाइड्रोजन आइटम की बात कर रहा है,
ठीक है ना। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दे दिया मैंने। देखो यहां पे एक क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज इतना। ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है। आफ्टर कोलिजन विथ एन इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू हैव ए रेडियस ऑफ इतना। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द एटम। कहता है कि ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस है वो दिया हुआ है, यानी कि ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी गई है। कितनी दी गई है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो कि आर नॉट होता है, एक्चुअली रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा होगा n² / ZR0। तो H एटम के लिए बात करेंगे तो Z1 है और n फर्स्ट ऑर्बिट में 1 हो जाएगा, तो R0 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। और वही दिया हुआ है बेटा, वो 5.3 × 10⁻⁻11 वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है। अब पूछता है कि इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद रेडियस हमारा ये हो गया, तो ऑर्बिट नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो रेडियस का तो हमारा यही फॉर्मूला है ना, तो हम लिख देंगे कि R = n², हाइड्रोजन है तो Z1 × R0, तो n की वैल्यू हो जाएगी R/R0। R हमारा दे रखा है, नया रेडियस कितना दे रखा है 21.2 × 10⁻⁻11 दिस होल डिवाइडेड बाय R0 की वैल्यू दे रखा है 5.3 × 10⁻⁻11। ये कैंसिल आउट हो गया और ये 4 से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n² की वैल्यू 4 आ गई, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद सेकंड ऑर्बिट में चला गया होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो जंप कर गया होगा सेकंड ऑर्बिट में। देखो एक क्वेश्चन फिर हमने लिया है बोर मॉडल से, कहता है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम इज इतना, हालांकि ये माइनस होता है H एटम का। द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज एटम H एटम फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। अभी ना बताए थे कि यदि हमारा E0 का वैल्यू 13.6 हो, यहाँ पे हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं E = -z² / n² E0। तो E0 की वैल्यू हमको दे रखा है 13.6 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ कि वो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो थर्ड ऑर्बिट में जो E3 की वैल्यू हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो Z तो 1 हो गया, -1/9 × E0 और E0 की वैल्यू तो दे ही रहा है 13.6, तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 ये 5 के आसपास आएगा लगभग, -1.5 इस तरह से कुछ आ रहा है, आगे का डिजिट भी 1 आ रहा है। तो इतनी एनर्जी है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। अब कहता है कि आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइज करने का मतलब है इसको 0 पे भेजना, 0 एनर्जी करना, इन्फिनिटी पे भेजना। क्योंकि इन्फिनिटी पे भेज देते हैं तो मानते हैं कि एनर्जी 0 हो गया, यानी इन्फिनिटी करेंगे तो इसको 0 करने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ई नीडेड कितना हो जाएगा, प्लस इतना दे दो तो 1.51 एनर्जी दे देंगे तो भाग जाएगा इन्फिनिटी पे, आयनाइज हो जाएगा। यही क्वेश्चन है। जो अगला सवाल है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से है। न्यूक्लियर फिजिक्स नीट के लिए बड़ा हमेशा से बहुत फेवरेट रहा है, नीट का बहुत क्वेश्चंस पूछता है न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो हमने क्वेश्चन लिया है न्यूक्लियर फिजिक्स से, कहता है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये ध्यान रखना है, पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी नहीं दे रहा है, पर न्यूक्लियन दे रहा है, और इसमें न्यूक्लियन की संख्या कितनी है 7 एंड 2He4 न्यूक्लियाई आर इतना एंड इतना। तो ये जो दोनों एनर्जी दिया हुआ है इन दोनों न्यूक्लियाई का, इसका और इसका, ये पर न्यूक्लियन है। यानी कि लिथियम के लिए यदि बेटा हम बात करें कि हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है Be, वो लिथियम के लिए क्या है, तो लिथियम का न्यूक्लियन की संख्या 7 है, तो इसको हमको समझना होगा 5.6 × 7, यानी कि ये 2 हो गया, 4 7 35 और 4 39, 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझना होगा। और बाइंडिंग एनर्जी यदि हम हीलियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7.06 दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 4। इसका मतलब हुआ कि 24 2 और 7 चौक 28.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये हिसाब किताब है। अब इसको हमने कैलकुलेट करके रख लिया है। क्वेश्चन में कहता है कि एक रिएक्शन है जो कि ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसका Q वैल्यू बताना है। लिथियम और ये एक प्रोटॉन है 1H1 एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, वो इसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका Q वैल्यू
हमेशा ध्यान रखना है कि जो Q वैल्यू होता है किसी रिएक्शन का, अगर बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में सोचते हैं तो Q वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखना है। प्रोडक्ट मास डिफेक्ट के टर्म में लिखते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, सॉरी, मास डिफेक्ट यदि निकालना हो तो प्रोडक्ट के मास में से रिएक्टेंट का घटाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी में उल्टा चलता है, क्यों वो भी समझा सकते हैं, लेकिन बाद में भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारा जो रिएक्टेंट है वो है लिथियम, ये प्रोटॉन है, एक फ्री पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता है। बाइंडिंग माने बंधना, तो बंधने के लिए कम से कम 2 चाहिए। ये 1H1 है, प्रोटॉन है, इसकी खुद की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है, किसी से बंधा नहीं है। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे 39.2, तो 39.2 माइनस प्रोडक्ट हमारा कौन है? 2 ठो हीलियम है, तो 2 ठो हीलियम का मतलब ये हो गया हमारा कि इसका 2 टाइम्स ले लेंगे, 2 इंटू 28.24 ये हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 39.2 माइनस ये 8, 4, ये 56, इसको यदि हम माइनस करेंगे, ये माइनस कर क्या रहा है 17 पॉइंट जो भी है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो यदि इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो बच्चा लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स से, वो रेडियो एक्टिविटी से है। रेडियो एक्टिविटी जैसा कि बताया बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है नीट वालों का, काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है और यहाँ पे थोड़ी सी थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन ये है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप X इज 20 ईयर। हाफ लाइफ क्या दिया हुआ है? 20 ईयर। किसका? X का। इट डिकेज टू अनदर एलिमेंट Y विच इज स्टेबल। X टूट रहा है Y में। द 2 एलिमेंट्स X एंड Y वेयर फाउंड टू बी इन द रेशियो 1:7। एक्चुअली जिस समय ऑब्जर्वेशन लिया गया है रॉक का, उस समय उन दोनों का रेशियो 1:7 दिया गया है। और ध्यान ये रखना है बेटा कि ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हमारा X, वही टूट करके Y बनाता है। शुरू में Y नहीं है, सब्सटेंस जो हमारा है वो X है और ये टूट करके Y का फॉर्मेशन कर रहा है। और कुछ समय के बाद उसका रेशियो ये देखने को मिल रहा है। तो कहता ये है कि द एज ऑफ द रॉक इज एस्टिमेटेड टू बी, कितने साल का वो रॉक होगा उसका एज बताना है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान से सीखो। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस X है t बराबर 0 पे, और ये Y है t बराबर 0 पर, इसका कोई अमाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस समय हमने देखा उस समय ये है ही नहीं, 0 अमाउंट में है, जो है सो ये X है। ठीक है ना? इसके नंबर को हम NX कह देते हैं, NY कह देते हैं Y के नंबर को। ये नहीं है, ये तो तभी फॉर्म करेगा ना जब X टूटेगा। कुछ समय के बाद जब समय मान लो T हो गया तो कहता है कि ये टूट गया, यानी कि ये कुछ बना होगा। हम मान लेते हैं कि अब ये मेरे पास कुछ आ गया है NY, और ये तो अब NX रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो डीके कर गया। तो मान लेते हैं कि ये हमारा NX डैश हो गया, ये घट करके टूट करके NX डैश हो गया, और ये NY हो गया। ये तो स्टेबल है ना, ये तो यही है। देखो कहता है कि रेशियो किसका? X और Y का, यानी कि इस समय जिस समय हम देख रहे हैं NX डैश बटा NY का जो रेशियो दे रहा है 1/7 दे रहा है। इसका मतलब NY की वैल्यू इस समय देखा जाए तो 7 NX डैश के बराबर है। अब बेटा ये देखो कि T समय पे यदि हम देखते हैं एट टाइम T, तो मेरा NY इतना है 7 NX डैश, और एक न्यूक्लियस टूटता है तो ये एक का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि टूटा कितना, डीके कितना हो गया। ये जो हमारा X था वो 7 NX डैश टूट चुका है, और बचा हुआ कितना है NX डैश, यानी कि टोटल ये शुरू में कितना रहा होगा, शुरू में इसकी क्या वैल्यू रही होगी। NX डैश जो बचा हुआ है और जितना टूट गया वही ना, यानी कि शुरू में जो इसका N0 का वैल्यू है X का वो है 8 NX डैश। और यहीं पे सवाल सॉल्व हो जाता है कि X के लिए फॉर X जो हम लोग N0 लिखते हैं इनिशियल अमाउंट, वो 8 NX डैश के बराबर है। ठीक है ना? तो बस क्वेश्चन बन गया।
अब यहीं से क्वेश्चन बन गया ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि किसी समय के बाद अगर n हाफ लाइफ के बाद नंबर n हो, शुरू का नंबर n नॉट हो, तो ये रेशियो होता है 1/2 टू द पावर n। तो t समय के बाद मेरे पास ये जो अमाउंट आ रहा है, ये कितना आ रहा है, वो 8nx डैश आ रहा है ना, 8nx डैश, चूंकि सॉरी कितना आ रहा है वो nx डैश माने हैं ना, t समय के बाद nx डैश माने हैं, तो ये मेरा nx डैश है जो बचा हुआ है, हमने ये माना है। और शुरू में टोटल कितना रहा होगा, ये जितना टूटा और जितना बचा हुआ है, तो 8nx डैश के बराबर है ये, दिस इज इक्वल टू हाफ टू द पावर n। ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये 1/2 टू द पावर 3 है, यानी कि n की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि 3 हाफ लाइफ के बाद ऐसी घटना घटी है। और एक हाफ लाइफ में कितना वैल्यू दे रहा है, 20 ईयर, इसलिए टोटल टाइम होता है n इंटू टी हाफ। तो हमारा 3 हाफ लाइफ और इंटू 20 यानी कि 60 ईयर आंसर हो गया। 60 ईयर के बाद ऐसी घटना घटेगी। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। शुरू में हमने मान लिया कि मेरे पास x का अमाउंट nx है, y का 0 है, कुछ समय के बाद ये nx डैश हो गया और ये ny हो गया, चूंकि डीके करेगा। अब कुछ समय के बाद रेशियो 1:7 का दिया हुआ है, तो ny का वैल्यू हो गया 7nx डैश। तो 7nx डैश ये कहां से आया, मतलब टूट करके आया, एक न्यूक्लियस टूट के एक बनाता है, यानी कि 7nx डैश टूटा है x t समय के बाद। तो शुरू में कितना रहा होगा, ये बचा हुआ है t समय के बाद nx डैश और इतना टूट गया, दोनों को ऐड कर दिया तो इनिशियल अमाउंट निकल गया। अब ये फॉर्मूला में डाल दिया कि t समय के बाद जो n है मेरा वो nx डैश माने थे ना, यहाँ पे लिख देते हैं एट टाइम t जो हमारा है वो nx डैश माने थे, तो इसको nx डैश लिख दिया, शुरू का अमाउंट बैठा दिया, सॉल्व कर दिया। चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो रेडियो एक्टिविटी से ही है। कहता है कि मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल्स A1 एंड A2 विथ हाफ लाइफ 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। 20 सेकेंड हाफ लाइफ है और 10 सेकेंड है। इनिशियली द मिक्सचर हैज 40 ग्राम, ये देखने वाली बात है, A1 का 40 ग्राम है और A2 का 60 ग्राम है। द अमाउंट ऑफ 2 इन द मिक्सचर विल बी इक्वल आफ्टर, कितने समय के बाद दोनों के अमाउंट इक्वल हो जाएंगे। ध्यान ये रखना है कि हाफ लाइफ में डिफरेंसेस है, एक का हाफ लाइफ ज़्यादा है, एक का हाफ लाइफ कम है। इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। तुमको एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं कि यदि दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जिनके हाफ लाइफ अलग अलग हो, अमाउंट शुरू में कुछ अपना दिया हुआ हो, अगर कुछ समय के बाद उनको इक्वल होना हो, तो वैसे केस में एक फॉर्मूला याद रखो कि T इज इक्वल टू ट्वाइस T1 इंटू T2 बाई T2 माइनस T1। ये वैल्यू बैठा दो, T1 T2 की वैल्यू बैठा दो, तो 2 इंटू 20 इंटू 10 दिस होल डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10 इज 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 40 सेकेंड लगेंगे। इसको हम लोग लॉजिकली भी बना सकते हैं। लॉजिकली कुछ ऐसे बना सकते हैं, देखो कि जैसे शुरू में हमारा A1 का कितना ग्राम है, 40 ग्राम, तो 40 ग्राम यदि है और हाफ लाइफ उसका कितना है 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा हमारा 20 ग्राम, अगले 20 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा 10 ग्राम, फिर अगले 20 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा 5 ग्राम। इसी प्रकार से यदि 160 वाले को देखें तो 160 ग्राम वाला का हाफ लाइफ है हमारा 10 सेकेंड, तो ये 10 सेकेंड के बाद 80 ग्राम हो जाएगा, अगले 10 सेकेंड में ये 40 ग्राम हो जाएगा, उसके अगले 10 सेकेंड में ये 20 ग्राम हो जाएगा। अब देखो उसके अगले सेकेंड में 10 सेकेंड में ये हो जाएगा 10 ग्राम। तो 10 ग्राम और 10 ग्राम ये दोनों हो जा रहा है इक्वल। टाइम यदि यहाँ देखते हैं तो इसको लग रहा है 40 से 10 होने में 40 सेकेंड, 20 20 40, और यहाँ 10 10 10 10, तो यहाँ भी 40 लग रहा है। तो डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि 40 सेकेंड में दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आवे कि शुरू में कुछ अपना अमाउंट है दिया हुआ और उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, इक्वल करने की बात हो, तो 2 इंटू T1 T2 बाई T2 माइनस T1 फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नीट में आने की संभावना है
वो कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 12.5 आवर एंड इट्स मास इज इतना ग्राम, आफ्टर व्हाट टाइम द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग सब्सटेंस इज 1 ग्राम। रिमेनिंग 1 ग्राम कितने देर के बाद हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ के टर्म में यदि सोचते हैं तो हम लोग को पता है कि अगर अमाउंट कुछ समय के बाद n हाफ लाइफ के बाद m हो जाए, शुरू में m0 हो, तो ये होता है हाफ टू द पावर n के बराबर, जहाँ n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो ये कितना करना है? 1 ग्राम करना है, और शुरू की वैल्यू कितनी है? 256 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ टू द पावर n। इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/16 का स्क्वायर, दिस इज हाफ टू द पावर n। और यदि 16 को हम लिखें तो ये लिख सकते हैं 2 का कितना? 4 टाइम्स, तो 2 का 4 टाइम्स यदि इसको हम चढ़ा दें पावर में तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको लिख दो 16 को 2 का 4, तो n इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 हाफ लाइफ लगेगा, और एक हाफ लाइफ में समय कितना है? 12.5, तो टोटल टाइम लगेगा 8 हाफ लाइफ इंटू 12.5, यानी कि सॉल्व करेंगे 8 5 40 की 0, हाथ में 4 और 8 दूना 16, 4 20 की 0, हाथ में 2, 8 है 2 10, 100 आवर लगेगा ऐसा होने में जैसा वो चाह रहा है, 256 ग्राम से 1 ग्राम होने में। ठीक है। एक क्वेश्चन फिर हम लोग के सामने आ रहा है कि द न्यूक्लियस 6C12 एब्जॉर्ब्स एन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन एंड एमिट्स बीटा पार्टिकल, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज। कौन सा फॉर्मेशन होगा? देखो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज और मास नंबर कंजर्व होता है, मास नहीं, मास नंबर। चार्ज और मास नंबर क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। तो यदि इसका बेटा हम रिएक्शन लिखें तो इसका रिएक्शन है 6C12, इसने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, मास नंबर 1, और ये एमिट करता है क्या वो नहीं पता, लेकिन इसके साथ एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है। बीटा पार्टिकल का मतलब हो गया कि यहाँ पे उस पर चार्ज -1 है, इलेक्ट्रॉन होता है वो, उसका मास नंबर 0 होता है। अब यदि हम मास नंबर कंजर्व कराएं तो इधर 13 है, तो यहाँ भी 13 होना चाहिए, और चार्ज कंजर्व कराएं तो 6 + 0 6 है, जबकि यहाँ पे -1 यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि x मानोगे तो x - 1 = 6, यानी कि यहाँ 7 होगा, यानी कि 7 और 13 वाला 7 एटॉमिक नंबर जो होता है नाइट्रोजन का होता है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी ऐसा रिएक्शन आवे तो मास नंबर और चार्ज कंजर्व कराना है, और कोई खास बात नहीं है। एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से उठा रहे हैं। सेमीकंडक्टर में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस। देखो, फॉरवर्ड बायस का मतलब जनरली बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि पॉजिटिव से जुड़े पी जंक्शन तो फॉरवर्ड, नेगेटिव से जुड़े तो रिवर्स बायस। ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना है कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए एन के रिस्पेक्ट में। तो आप चुनते हैं, ये जो ट्रायंगल होता है उसको हम लोग पी टाइप मानते हैं और लाइन को एन टाइप मानते हैं। तो किस में ज़्यादा है? यहाँ 0 है और यहाँ -2 है, यानी कि इसमें हमारा ये फॉरवर्ड बायस में है। बाकी सभी में देख सकते हो कि इधर माइनस है, -4 कम है -3 से, उसी प्रकार से -2 + 2 से कम है। ये सब रिवर्स बायस का एग्जाम्पल है। ये जितने भी ए को छोड़ करके जितने भी हमारा डायग्राम है सब के सब रिवर्स बायस का है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पी का पोटेंशियल यानी कि ट्रायंगल का पोटेंशियल लाइन से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन -2, इसलिए आंसर ये होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल 3 इनपुट्स A, B, C आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। कहता है कि आउटपुट की वैल्यू बतानी है। आउटपुट की वैल्यू बतानी है। हम ऐसे क्वेश्चंस में क्यों ना एक ऐसे 0 वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ अगर 0 लेते हैं A पे और B पे भी 0 लेने बोलता है, ये एंड गेट है तो 0 0 में एंड यहाँ 0 पास करेगा, और C को भी 0 लेने बोलता है तो 0 0 का एंड 0 होता है और यहाँ पे नॉट है, इसलिए 1 मिलेगा। तो पहला में 1 मिलेगा हमको, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन ये है। सेकंड में भी जरा चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। उसके बाद 1 लेने बोलता है। अगर ये सोचो कि ये 1 1 होता सब जगह तो 1 1 लेते तो यहाँ 1 पास करता, ये भी 1 होता, 1 एंड 1 का 1 होता और नॉट है तो 0 हो जाता, इसलिए यही आंसर है। वैसे इसका सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप थ्योरम लिख लें
जैसे ये एंड पास कर रहा है तो क्यू में जो जाएगा इनपुट में ए डॉट बी जाएगा, ए एंड बी, और यहाँ पे इसके साथ सी जा रहा है। इन्हीं दोनों का हमको डॉट देखना है और उसका बार चढ़ा देना है। तो यदि ये हम लोग 1 1 लेते हैं तो 1 1 का एंड 1 और ये भी 1 1 मिला और उसका यहाँ बार चढ़ा हुआ है तो 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे अच्छा लगता है थ्योरम लिखना। थ्योरम बच्चों को पता होना चाहिए कि वो थ्योरम्स क्या होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। थ्योरम जो होते हैं वो ऐसा कुछ, बस 2 ही थ्योरम याद रखना है कि a प्लस ए बराबर a डॉट ए इज इक्वल टू ए, और यदि a डॉट बी का बार है तो इसको लिखना है a प्लस ए बार प्लस बी बार। यदि a बीच में प्लस है और इसका बार है तो याद रखना है a बार डॉट बी बार, और a बार का बार यदि है तो a। इतना ही थ्योरम याद रखो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें ये नॉट गेट है, यहाँ a बार पास कर रहा है, ये b बार पास कर रहा है। अब यदि हम y के लिए आउटपुट लिखेंगे तो y जो हमारा आ रहा है, ये y आउटपुट a बार और है प्लस b बार का होल बार। थोड़ा देर के लिए इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये वाला थ्योरम वैलिड हो जाता है कि यहाँ पे प्लस है, इसको a और b मानते हुए इसका बार है तो हम लिखेंगे a बार का बार डॉट b बार का बार, और ये थ्योरम कहता है कि ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो a डॉट b मतलब ये एंड गेट हुआ, एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। आंसर इसका एंड हो जाएगा। देखो बच्चा लोग, लॉजिक गेट में चूंकि क्वेश्चन एक पूछेगा ही पूछेगा तो एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं। इसमें कहता है कि ये जो हमारा नेटवर्क है किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये पास कर रहा है a प्लस बी का बार पास कर रहा है। समझने के लिए यदि इसको हम c मान लें तो यहाँ दोनों इनपुट क्या है कि कंबाइंड है, मतलब ये c और c सेम पे है, तो c प्लस c है, c हो जाएगा और उसका ये बार पास करेगा। ध्यान रहे यहाँ c बार पास होगा क्योंकि ये दोनों इनपुट जो हमारा है यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड दिखाया है। इसको यदि हम c मानते हैं तो दोनों में c जा रहा है, तो c प्लस c जो है c हो जाएगा और उसका यहाँ बार चढ़ा हुआ है। अब लास्ट में यदि हम देखें तो मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो c बार का बार आ रहा है, यानी कि c आ रहा है, और c हमने माना था a प्लस बी के बार को पहले पढ़ते हैं तो ये हो गया नॉट, बार को ही नॉट पढ़ते हैं, अब प्लस को और पढ़ते हैं तो a और b, इसको पढ़ेंगे नॉट a और b, यानी कि a और b के रिजल्ट को जो नॉट करता है इसलिए इसको बोलेंगे नॉर गेट। तो ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट करेगा, नॉट और गेट है ये, तो नॉर गेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज तुम्हें मैंने नीट के लिए बहुत सारे संभावित प्रश्नों के बारे में बताया है जो पूछे जाने की संभावना है। इसको जरूर से जरूर देखो और तैयार हो जाओ जो एग्जामिनेशन तुम्हारा 7 मई को होने वाला है उसके लिए, और जा करके बिल्कुल क्रैक कर देना है फिजिक्स को एकदम से। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, मन में हलचल होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शांत भाव से जाना है और उत्साह के साथ जाना है, मन पे कमांड रखना है और एकदम फोड़ के चले आना है ना। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक स्वयं पे विश्वास नहीं होगा तो कोई जीवन में आप काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, उत्साहित होकर एग्जाम में जाइए, मन को शांत रखिए, चित्त को शांत रखिए। आजकल सोने पर खास ध्यान दीजिए, नींद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रायः बच्चे एग्जामिनेशंस के दिनों में बहुत नींद के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, बहुत कम नींद लेते हैं। नतीजा क्या होता है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है टेम्पोरली छीन हो जाती है। ऐसा आप नहीं करेंगे, अपने खान पान पर ध्यान देंगे और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर लगातार बढ़ते चलेंगे, यही हमारी शुभकामना है। फिर मैं आपको कोशिश करता हूं कुछ और क्वेश्चंस गेस करके बताने का जो कि रह गया है मैकेनिक्स और करंट में। आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, आपको करंट और मैकेनिक्स और थोड़ा सा ऑप्टिक्स भी बता दें ताकि लगभग सारे क्वेश्चंस टैली कर जाएं। इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं छूने के मूड में हैं, तो एक और वीडियो कोशिश करेंगे, प्रॉमिस नहीं करते हैं क्योंकि वादा तो टूट जाता है, कोशिशें कामयाब होती है। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, प्रॉमिस नहीं करूँगा।
क्योंकि बहुत सारे मुझे काम होता है, इसलिए प्रायः लगातार यूट्यूब पे नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। आप इस कभी कभी को एंजॉय कीजिए और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।